अगर किसी फंक्शन बाई को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई। क्या? फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई। यानी रेट मेजर के रूप में। किस रूप में हो जाता है? रेट मेजर के रूप में। फर्स्ट एग्जाम्पल, वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट v वेक्टर इज इक्वल टू dx वेक्टर डिवाइडेड बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन परिवर्तन का दर। v वेक्टर क्या हो गया? dx बाई dt। क्या पढ़ना है इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कैसे लिखेंगे इसको? तो ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। तो जो भी टाइम के साथ डिफरेंशिएट होगा ना, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या पढ़ेंगे? रेट। ठीक है ना? रेट से स्टार्ट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तो ये तो जान गए, ये कहलाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकली वैल्यू क्या होगा? ज्यामितीय रूप से इसका मान क्या होगा? उसको जानने के लिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं बाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। इस एक्स बाई प्लेन में एक कर्व मान लेते हैं, कंटिन्यूअस कर्व। इस तरह से एक कर्व हो गया। कर्व पर मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ P मान लेते हैं, और इस P का कोऑर्डिनेट x बाई मान लिए। P का कोऑर्डिनेट हो गया x बाई। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट खींच दिए PT। मान लो कि ये एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ थीटा। अब एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं Q। इस Q का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो मान लो x प्लस डेल्टा x बाई प्लस डेल्टा बाई। यानी x को थोड़ा बढ़ा करके लिखें, उसमें प्लस कर दिए डेल्टा x, और उसी तरह से बाई में प्लस कर दिए डेल्टा बाई, थोड़ा सा बढ़ा दिए बाई को। अब क्या करेंगे? इस Q और P को मिला देते हैं। ठीक है ना? Q और P को मिलाते हुए इसको क्या करेंगे? यहाँ पीछे ले आते हैं, ये पहुँचा दिए यहाँ पर। ये मान लो एंगल बन रहा है बीटा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगा PM, और Q से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डाल देते हैं QN। उसी तरह से यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दो इस पर QN पर, ये हो गया। इसका भी नाम कुछ दे देते हैं S। एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो देख रहे हो परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, और इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये PS। इसका मतलब ये पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल हो गया तो ये एंगल बीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? बीटा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है संगत कोण बराबर होता है फ्रॉम फिगर डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जैसे जैसे Q को क्लोज करते जाएंगे P के, डेल्टा x छोटा होते जाएगा,
और जैसे ही Q को हम लोग P के नज़दीक ले आएंगे तो डेल्टा एक्स एकदम स्मॉल हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर, यानी कह सकते हो डेल्टा एक्स टेंस टू 0। और इस स्थिति में यहाँ से जो लाइन जो होगा ना QPR, वो हो जाएगा PT के लॉन्ग। किसके लॉन्ग हो जाएगा? PT के लॉन्ग। जब ये लाइन QPR हो जाएगा PT के लॉन्ग तो बीटा हो जाएगा किसके इक्वल? थीटा के इक्वल, यानी बीटा बराबर थीटा हो जाएगा। वेन पॉइंट Q कम्स वेरी क्लोज टू पॉइंट P, देन डेल्टा एक्स बिकम्स वेरी स्मॉल, nearly equal to 0, that is delta x tends to 0. In this case, line QPR will be along PT and the angle beta becomes equal to theta. That is limit delta x tends to 0, delta by divided by delta x इक्वल टू tan थीटा फ्रॉम 1। ध्यान से देखो, लिमिट क्या हो गया? डेल्टा एक्स टेंस टू 0, दैट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा बाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू tan थीटा फ्रॉम 1। कैसे हुआ यहाँ पर? तो देखो, जब डेल्टा एक्स को काफ़ी छोटा ले लिए, टेंस टू 0, ठीक है ना, तो बीटा किसके बराबर हो गया? थीटा के बराबर। तो यहाँ पर डेल्टा बाय डेल्टा एक्स जो रेशियो है, तो यहाँ पर लिमिट क्या हो गया? डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये रेशियो किसके बराबर था? tan बीटा। लेकिन जब हम लोग काफ़ी छोटा ले लेंगे डेल्टा एक्स तो बीटा हो जाएगा थीटा, यानी tan बीटा की जगह पर हो गया tan थीटा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा बाय डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाता है? dy बाई डी एक्स, और ये हो गया किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। तो ज्योमेट्रिकली dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया? tan थीटा के बराबर। इसको हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ द कर्व, यानी जो कर्व लिए थे उसका स्लोप tan थीटा होता है, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? स्लोप ऑफ द कर्व, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व। मैक्सिमा एंड मिनिमा, कोई दिए गए फंक्शन से कैसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, कैसे मिनिमम फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग जानेंगे कुछ फॉर्मूला या रूल जो है। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम लोग एक एक्स बाई प्लेन बनाते हैं, यानी हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया बाई एक्सिस। ये मान लो ऑरिजिन, मान लो कोई क्वांटिटी है बाई और एक्स का वो फंक्शन है, तो मान लेते हैं कोई क्वांटिटी बाई इस तरह से एक्स के साथ वैरी कर रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं? एक्स लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बाई पहले क्या हुआ? बढ़ा, और बढ़ करके इस पॉइंट पर हो गया मैक्सिमम, फिर घटते चला गया, इस पॉइंट पर आके हो गया मिनिमम। सपोज अ क्वांटिटी y varies with x as shown in the figure. It is maximum at x1 and मिनिमम एट x2। मैक्सिमम और मिनिमम पर टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है ना। ये दोनों टेंजेंट क्या देख रहे हो? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। क्या बनाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ से लिखोगे इफ वी ड्रॉ tangents at these two points, then these tangent
will be पैरेलल टू एक्स एक्सिस। साफ साफ फिगर में देख रहे हो, एक्स एक्सिस के दोनों पैरेलल है ना। कोई क्वांटिटी है बाई जो एक्स के साथ इस तरह से वैरी कर रहा है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। बाई पहले क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर घटते घटते मिनिमम। यानी जब x का वैल्यू x1 है उस समय बाई है मैक्सिमम, और जब x का वैल्यू हो गया x2 तो बाई हो गया मिनिमम। इन दोनों पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ किए तो क्या देखते हैं, दोनों टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है। यानी x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा टेंजेंट, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री तो tan थीटा का वैल्यू tan 0 भी क्या होता है, 0। तुम लोग पढ़े थे सिंस dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा dy बाई dx। tan थीटा कितना है, 0। यानी dy बाई dx हो गया 0। यानी कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर कहे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तो उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। या मिनिमम कहेगा तब भी यही काम करेंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। जो हमको कहेगा फाइंड करने के लिए वो निकल जाएगा। कि अगर फंक्शन जो दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करते उसको 2 बार, पहला बार करोगे ठीक है, फिर दूसरा बार करोगे डिफ्रेंशिएट, तो जो वैल्यू आएगा ना अगर निगेटिव में आ गया तब वो मैक्सिमम वाला केस हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम वाला केस हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम के लिए डी बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लेस देन 0, और इसको ऐसे लिख सकते हो डी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। उसी तरह से फॉर मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, तो डी डिवाइडेड बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये dx को हमेशा एक ही साथ पढ़ते हैं, याद है ना। तो ये हो गया dx इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये d इंटू डी हो गया डी स्क्वायर, और ये बाई रह गया। तो पहला बार डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स कुछ आएगा, और फिर यहाँ पर रख देंगे उसका वैल्यू, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, लेस देन 0 तो मैक्सिमम। फर्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑन अ बॉडी वेरीज विथ टाइम t in second h, F is equal to 40 minus 90 square Newton. Find the time when the force on the body becomes maximum. यानी किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, F is equal to दिया हुआ है 40 minus 90 स्क्वायर। पता करना है किस समय बॉडी पर फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम। दिया हुआ है F इज इक्वल टू कितना, 40 माइनस 90 स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम फोर्स DF डिवाइडेड बाई DT इक्वल टू 0। क्योंकि तुम लोग पढ़े थे D बाई डिवाइडेड बाई DX 0। जब बाई x का फंक्शन है उस समय क्या हो गया, dy बाई DX 0। यहाँ पर f किसका फंक्शन है, टाइम का, तो लिखेंगे df बाई dt बराबर 0। ये ध्यान रखना है कि जो दिया गया फंक्शन किस पर वेरी कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर फोर्स जो है वो टाइम का एक फंक्शन है, तो df बाई dt हो गया 0। df के जगह पर क्या रखोगे, 40 माइनस 90 स्क्वायर बाई dt इक्वल टू 0। यहाँ से दो अलग अलग टर्म है, तो 4 dt बाई dt माइनस 9 dt स्क्वायर बाई dt इक्वल टू 0। 4 इंटू 1 माइनस 9,
फर्स्ट फॉर्मूला डी एक्स एन डिवाइडेड बाई डी एक्स, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t पर पावर 2 माइनस वन इक्वल टू 0, 4 माइनस 18t इक्वल टू 0। अब देखो इधर साइड में लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 18t, माइनस उधर जाके प्लस हो गया, और t का वैल्यू हो जाएगा 4/18 यानी 2/9 सेकेंड हो गया। तो जब टाइम होगा 2/9 सेकेंड, उस समय उस बॉडी पर क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्क डन ऑन अ बॉडी वेरीज विथ पोजीशन x in meter as w is equal to 18x minus 3x square. Find the position where the work done on the body becomes maximum. यानी देखो वर्क डन पोजीशन के साथ जो वेरी कर रहा दिया हुआ है, पता करना है कहाँ पर किस पोजीशन पर वर्क डन हो जाएगा मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम वर्क डन dw डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू 0, w का वैल्यू ऊपर से रख देते हैं 18x माइनस 3x स्क्वायर, dx बाई dx माइनस 3 dx स्क्वायर बाई dx इक्वल टू 0, 18 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2x इक्वल टू 0। अगर लिखोगे n x पर पावर n माइनस 1 तो ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं। ये उधर चल जाएगा तो प्लस 18 इज इक्वल टू जाएगा 6x, x इज इक्वल टू 3 मीटर।